हेलो फ्रेंड्स, सेल्फ एजुकेशन 2.0 में आपका स्वागत है। ये हमारा करंट अफेयर का सेशन है जो आपके यूपी पीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन में पूंजी खाते का एक हिस्सा है। तो आपके पास ये 4 कथन दिए गए हैं। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, कौन सा गलत है। हमारा पहला ऑप्शन है आदर्श का संतुलन, दूसरा विशेष आहारण अधिकार, विदेशी ऋण या निजी प्रेषण। तो जो भुगतान संतुलन में पूंजी खाते का जो एक हिस्सा होता है, एक पार्ट होता है, तो वो कौन सा होता है। तो आपको ये बताना, इसका सही विकल्प है ए, बी, सी और डी। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, बी, यानी कि दूसरा सही और तीसरा सही, चौथा और पहला गलत। अब जानते हैं इसको डिटेल में। जैसे कि हमारा जो आंसर सही है वो बी वाला है। जैसे कि हमारे पास 2 टाइप के अकाउंट्स होते हैं, एक तो कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट भी 2 टाइप के, एक तो विजिबल एक इनविजिबल। एक इन्वेस्टमेंट लोन और बैंक जो कि एनआरआई वगैरह, और विजिबल होते हैं जैसे क्रूड ऑयल हो गया, कार हो गया, मोबाइल्स, कंप्यूटर्स, गोल्ड्स एक्सेट्रा। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट्स होती है जो करंट अकाउंट, मतलब कि एक तरह से हम लोन वगैरह में इसको यूज़ करते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारे पास 2 कथन दिए गए हैं, आपको ये बताना है हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट हमारा कहता है कि रेपो दर से तात्पर्य उस दर से जिस पर वाणिज्यिक बैंक केंद्रीय बैंक से धन उधार लेते हैं। ये हमारा पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है भारत में नकद आरक्षित अनुपात वित्त मंत्रालय की सिफारिशों पर आरबीआई द्वारा तय किया जाता है। तो आपको ये बताना है कि हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है सही, दूसरा सही, दोनों सही, या फिर हमारे कोई भी नहीं। तो इन दोनों में से हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो हमारा राइट आंसर है क्या है, हमारा ए, यानी कि हमारा पहला सही और दूसरा गलत। यानी कि रेपो दर से जो तात्पर्य होता है उस दर से है जिस पर वाणिज्यिक बैंक केंद्रीय बैंक से उधार लेते हैं। ऑब्वियसली अगर हम बैंक लेते हैं, किस लेते हैं, आरबीआई से लेते हैं। जैसे रेपो दर से जो तात्पर्य होता है जिस बैंक से, जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं, जो बिजनेस बैंक्स होते हैं, वो एक सेंट्रल बैंक, जैसे कि इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है, वो है आरबीआई है। तो भारत में जो नगद आरक्षित अनुपात वो है क्या है, मौद्रिक नीति और समिति और एमपीसी द्वारा तय किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हमारे पास 2 कथन है, आपको ये बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है हमारा सार्वजनिक वितरण योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। पहला स्टेटमेंट ये कहता है। दूसरा है कृषि मंत्रालय अनाज की खरीद के लिए जिम्मेदार होता है। तो आपको ये बताना है कि हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला सही, दूसरा सही, या फिर हमारे दोनों सही, या हमारे ना तो ए ना बी। तो तीसरे में हमारा कौन सा सही, तीसरे का हमारा आंसर है वो है हमारा डी, यानी कि सार्वजनिक जो वितरण योजना होती है एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना, गलत। ये पीडीएस जो होती है सार्वजनिक वितरण, तो ये स्टेट की, यानी सहकारी एक स्टेट का मैटर है। कृषि मंत्रालय अनाज की खरीद के लिए जिम्मेदार होता है, ये भी गलत होता है। तो ये पीडीएस जो होता है एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों का योगदान होता है, यानी कि ये हमारी समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है जिसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों का ही उसमें होता है। एफसीआई अनाज की खरीद के लिए जिम्मेदार होती है, ना कि कृषि मंत्रालय। तो ये हमारे दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट क्या हमारे गलत हैं। बात है हमारा अगले क्वेश्चन की, मानक वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपके पास 3 स्टेटमेंट है, आपको ये बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है हमारा डीम्ड वनों को उन क्षेत्रों के रूप में माना जाता है जिन्हें कानून के तहत अधिसूचित नहीं किया गया है लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में वन के रूप में दर्ज किया गया है। पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है ये वे भूमि है जिनमें स्वामित्व की परवाह किए बिना वनों की विशेषताएं हैं। तीसरा, एक बार वनों को मान्यत कर दिया जाता है तो उन्हें गैर वन उद्देश्यों के लिए डी आरक्षित या उपयोग किया जा सकता है। आपको ये बताना है कि हमारे तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है। आपका ऑप्शन है ए, बी, सी या फिर डी। तो कौन सा इसमें से हमारा राइट आंसर है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा ए, यानी कि पहला सही, दूसरा सही, तीसरा गलत। जो अब जानते हैं इसको डिटेल में, यानी डीम्ड वनों को जो उन क्षेत्रों के रूप में माना जाता है जिन्हें कानून के तहत अधिसूचित नहीं किया गया है लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में वनों के रूप में दर्ज किया गया है। तो ये हमारा पहला स्टेटमेंट इस तरीके से क्या है, हमारा सही है। ओके, दूसरा, ये वे भूमि है जिनमें स्वामित्व की परवाह किए बिना वनों की कुछ, जैसे कि वनों की जो विशेषता होती है स्वामित्व कुछ भी हो।
एक बार वनों को डीम्ड कर दिया जाता है तो उन्हें केंद्र की पूर्व स्वीकृति के बिना गैर वन उद्देश्यों के लिए डी आरक्षित या उपयोग नहीं कर सकते हैं। यदि एक बार उनको डीम्ड यानी कि एक बार उनको रिजर्व कर दिया कि ये सब फॉरेस्ट एरिया है तो उसको हम दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते किसी और पर्पज़ के लिए। ओके, तो इस वजह से हमारा तीसरा जो स्टेटमेंट है वो हमारा क्या है, गलत है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अक्सर समाचारों में देखी जाने वाली सामाजिक इंजीनियरिंग तकनीकें संबंधित हैं। किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है हैकिंग टूल, सीक्रेट इंटेलिजेंस यूनिट, आर्टिफिशियल कम्युनिकेशन या इंटरेक्शन का मेटावर्स टूल्स। तो जो सोशल इंजीनियरिंग तकनीक देखें जो हम न्यूज़ वगैरह में देखते हैं तो किससे रिलेटेड है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर वो है हमारा हैकिंग टूल। हैकिंग टूल से रिलेटेड है। जैसे कि जो सोशल इंजीनियरिंग जो टेक्निक में है, जो सोशल साइट्स होती हैं जैसे फेसबुक, ट्विटर वगैरह, तो इसमें जो आमतौर पे जो यूज़ होते हैं वो गोपनीय यानी कि हमारे डेटा को सिक्योर करने के लिए उसको हम यूज़ करते हैं एज अ हैकिंग बेस को। एथिकल हैकिंग एज अ जो हमारी सेफ्टी के लिए यूज़ किया जाता है उसको हम एथिकल हैकिंग कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था पर अमेरिकी संघीय दर वृद्धि का प्रभाव हो सकता है? आपके स्टेटमेंट है 4। एफपीआई बहिर्वाह में वृद्धि, उच्च मुद्रास्फीति, सस्ता विदेशी वित्त या रुपये का मूल्यह्रास यानी कि इन्फ्लेशन। आपको ये बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। आपके ये ऑप्शन है ए, बी, सी या फिर डी यानी कि ये सभी। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या है? इसका हमारा जो राइट आंसर वो है हमारा बी, जो सस्ता विदेशी वित्त। ये कभी हो ही नहीं सकता है, यानी कि आपको सस्ता यानी कि बहुत सस्ता आपको लोन वगैरह वो भी फॉरेन करेंसी में मिलना एक तरह से इम्पॉसिबल होता है। तो बात करते हैं जो अमेरिकी फेडरल बैंक दरों में वृद्धि इस प्रकार लागत और भारतीय कंपनियों के लिए विदेशी वित्त की उपलब्धता को भी प्रभावित करेगी। यानी अगर हमें फॉरेन लोन्स वगैरह होते हैं तो इस पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट यानी कि CGTMSE संयुक्त रूप से वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी द्वारा स्थापित किया गया है। सेकंड स्टेटमेंट है MSME ज़्यादातर टियर 1 शहरों में केंद्रित है। तो आपको ये बताना है कि हमारा कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है, ए, बी या फिर सी यानी दोनों, या फिर ना डी एक या ना दो। तो इसका राइट आंसर है वो है हमारा क्या है, वो है हमारा डी, यानी कि हमारे दोनों के स्टेटमेंट कैसे हैं, गलत हैं। जो CGTMSME की स्थापना किसने की थी? MSME और सिडबी मंत्रालय के द्वारा। और ये जो होते हैं वो टियर 1 नहीं जबकि 2 और 3 शहरों के लिए संबंधित है। और इसका क्या कहना है? इसका खाली ये कहना है भारत सरकार, लेकिन भारत सरकार नहीं, इसके अंतर्गत MSME और साथ में सिडबी मंत्रालय भी इसके अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के संबंध में आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। आपको ये बताना है कि हमारे कौन से स्टेटमेंट सही हैं। आपका पहला स्टेटमेंट है, यह पहले बच्चे के जन्म के लिए गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को 3000 की आर्थिक सहायता देता है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट हमारा, यह योजना उन महिलाओं के लिए लागू नहीं है जो केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा नियोजित हैं। आपके ऑप्शन है ए, बी, सी या डी। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर वो है हमारा बी। तो हमारा बी वाला ही ऑप्शन सही है, यानी कि योजना उन महिलाओं के लिए लागू नहीं है जो केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा मतलब कि जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं उन महिलाओं को ये लागू नहीं होती। तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है। और बात करते तो 3000 नहीं, इसकी जो वो है आपको जो आपको दी जाती है सहायता वो 6000 रुपये की है और कई शर्तों को पूरा करने पर 3 किस्तों में वितरित किए जाते हैं, जैसे 5000, 1000 तक का जो शेष नगद प्रोत्साहन है जो जननी सुरक्षा योजना नामक एक अलग योजना के तहत दिया जाना है ताकि एक औसत महिला को 6000 की राशि मिल सके। 5000 की राशि उनको 3 किस्तों में मिलती है और 1000 की राशि उनको शेष प्रोत्साहन के लिए बाद में मिलती है। इस तरह से टोटल 6000 हो जाती हैं। और जो उन महिलाओं को लागू नहीं थी जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के या फिर हमारे PISU में कार्यरत महिलाएं होती हैं। मिशन शक्ति के तहत संशोधित PMMVY के तहत दूसरे बच्चे के लिए 6000 की राशि का मातृत्व लाभ प्रदान किया जाना है, लेकिन केवल अगर दूसरी लड़की है
तो जन्म पूर्व लिंग चयन को हतोत्साहित करने और बालिका को बढ़ावा देने के लिए होता है। तो फ्रेंड्स ये था। तो आपने अभी तक यदि हमारे सेशन को लाइक नहीं किया तो इस सेशन को लाइक करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित आपके पास दो स्टेटमेंट, आपको ये बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है, संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। दूसरा स्टेटमेंट है, 8वीं अनुसूची में हिंदी और अंग्रेजी सहित 22 भाषा हैं, यानी कितनी लैंग्वेजेस है, टोटल उनका 22 लैंग्वेजेस है। आपको ये बताना है कि हमारा कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। ऑप्शन है आपका A, B, C या फिर D। तो इसका हमारा राइट आंसर वो है क्या है, वो है हमारा ऑप्शन A, यानी कि जो संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी, तो ये तो हमारा सही है। लेकिन 8वीं अनुसूची में देश की भाषा में पहले शेड्यूल में 14 भाषाएं थीं, लेकिन अब यानी प्रेजेंट में 22 भाषाएं, लेकिन अंग्रेजी को छोड़कर, यानी कि इंग्लिश उसमें इंक्लूड नहीं है और उसने क्या किया, इंग्लिश को इसमें शामिल किया। इस वजह से हमारे ये वाला स्टेटमेंट क्या होता है, गलत होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, कपड़ा के बारे में आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं कॉटन से रिलेटेड, आपको ये बताना कौन सा सही है। भारत दुनिया में फाइबर का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। सेकंड ऑप्शन है, वैश्विक कपड़ा उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 41% से अधिक है। आपको ये बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। आपके ऑप्शन है A, B, C या फिर D। तो इसका राइट आंसर वो है हमारा क्या है, वो है हमारा A, यानी कि भारत जो है दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, जो कि राइट है, और ये हमारा 41% वाला गलत है। जो पहले स्थान पर कौन है, पहले स्थान पर जो दूसरे में है उत्पादक प्रमुख जो फाइबर कपास है, पहले पर सब जानते हैं चीन है। वैश्विक कपड़ा उत्पादन में चीन की जो है 51% है से ज़्यादा हिस्सेदारी, जबकि भारत की हिस्सेदारी जो है 6.9% है। ओके, अगले क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों का विचार करें। यानी कि आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं किसके रिलेटेड, भारतीय राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण यानी नेशनल जुडिशियल से तहत। तो ये NJIAI को एक अम्ब्रेला नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में माना जाता है जो न्यायिक बुनियादी ढांचे की आवश्यकता का ख्याल रखेगा। केंद्रीय कानून मंत्री ने NJIAI के शासी निकाय के संरक्षक इन चीफ के रूप में कार्य करेंगे। और NJ यानी कि नेशनल जुडिशियल होती है केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के बुनियादी ढांचे के उन्नयन के से संबंधित। आपको ये बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन है A, B, C या फिर D। तो इसका राइट आंसर वो हमारा क्या है, वो है ऑप्शन B, यानी कि इसमें पहला स्टेटमेंट हमारा गलत होता है, दूसरा और तीसरा सही। अब जानेंगे इसको संक्षेप में। तो जो CGI जो है, सॉरी ऑप्शन इसका क्या है, B है। तो CGI के शासी निकाय के संरक्षक के रूप में कार्य करेंगे। NJIAI यानी नेशनल जुडिशियल जो कमेटी है वो देश के सभी न्यायालयों के बुनियादी ढांचे के उन्नयन से संबंधित है। तो ये भी इस तरह से हमारा ऑप्शन 3 भी सही है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 जारी किए हैं। तो किसने जारी किया, आपके ऑप्शन है उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, आर्थिक कार्य विभाग, नीति आयोग या इनमें से कोई नहीं। तो जो निर्यात जो तैयारी सूचकांक 2021 है वो किसने जारी किया है, तो इसका राइट आंसर वो क्या है, C, नीति आयोग। इसके जो नीति आयोग के जो CEO है वो कहना अमिताभ कांत हैं। CEO किसके, नीति आयोग ने प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान के साथ साझेदारी में निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट की जो सूची है वो 2021 की उन्होंने जारी की है। निम्नलिखित में से यूरोपीय देशों को उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी आपको ये बताना है कि नॉर्थ से लेके और साउथ तक में कौन कौन से देश आते हैं। आपके ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, नॉर्वे या डेनमार्क। यदि आपने मैप से रिलेटेड क्वेश्चन किए होंगे तो आप इसको एक झटके में कर देंगे। तो जैसे कि हम देखते हैं, सबसे पहले क्या आता है, नॉर्वे। ओके, तो नॉर्वे किस किस में है, हमारे BCD में। उसके बाद आता है हमारा क्या, डेनमार्क। नॉर्वे के बाद क्या आता है, डेनमार्क, क्योंकि नॉर्थ से साउथ हम इसको अरेंज करते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर वो हमारा होगा C। अब जानते हैं इसको एक मैप के थ्रू। तो मैप में आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा है नॉर्वे, हमारा क्या है यहाँ पे है। नॉर्वे के ऊपर क्या है हमारा डेनमार्क, क्योंकि नॉर्थ से साउथ में जाना है।
और डेनमार्क से क्या है हमारा स्विट्ज़रलैंड जो कि ब्लू वाले हिस्से में है, और स्विट्ज़रलैंड से क्या है हमारा बेलारूस जो कि हमारी ये है, ओके, बेल्जियम, सॉरी बेल्जियम है, बेल्जियम ब्रुसेल्स, हाँ तो वो भी हमारा यहीं पे है। तो ये हमारा मैप के जरिए आप इसको आसानी से और क्लियरली देखना चाहते हैं तो आप इसको जूम भी कर सकते हैं। नॉर्वे, डेनमार्क, स्विट्ज़रलैंड जो ब्लू वाला नक्शा, तो 3 ऑप्शन हमें सही मिलेगा, तो ये हमारा राइट आंसर होता है इस वजह से, ओके। अगला क्वेश्चन हमारा, आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको ये बताना है हमारा कौन सा स्टेटमेंट में से सही है। राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को क्रमश केंद्रीय और राज्य कानूनों के तहत मौत की सज़ा को माफ़ करने की शक्ति है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट कहता है दया याचिका पर निर्णय लेने का जो कानून गृह मंत्रालय है, एमएचए की सिफारिशों को मंत्रिपरिषद की राय के रूप में देखा जाता है। तीसरा स्टेटमेंट है अमेरिकी राष्ट्रपति के पास क्षमादान देने का पूर्ण अधिकार है, अदालत या कांग्रेस द्वारा ऐसी शक्ति पर सवाल नहीं उठाया जा सकता या अवरुद्ध नहीं किया जा सकता है। तो आपको इसमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा कौन है, सी, यानी पहला जो राष्ट्रपति को एक तरह से जो आपको मौत की सज़ा की है तो आपको वो माफ़ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल को इसमें इतनी पावर नहीं होती है। और सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट हमारे क्या है, सही है। राष्ट्रपति उन सभी मामलों में क्षमादान दे सकता है जहां दी गई सज़ा का मौत की सज़ा है, लेकिन राज्यपाल की क्षमादान शक्ति मौत की सज़ा के मामले तक विस्तारित नहीं होती है, ओके। ये पावर किसके पास होती है, सिर्फ राष्ट्रपति के पास होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सरकार के कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जल उपभोक्ता संघ यानी WUA का जो गठन है किया गया है। राष्ट्रीय जल नीति 1987 में सिंचाई प्रणाली के प्रबंधन में किसानों की भागीदारी की अवधारणा को शामिल किया गया है। आपको ये बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है, A, B, C या फिर D। तो इसका जो हमारा राइट आंसर वो हमारा क्या है, C, यानी कि हमारी दोनों की दोनों ही स्टेटमेंट हमारे कैसे हैं, सही हैं। बात करते हैं सरकार के जो कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत में वाटर यूजर एसोसिएशन का जो गठन है किया गया है, तो कि जैसे कि हमारा सही है। सेकंड स्टेटमेंट है 1987 में अपनाई गई राष्ट्रीय जल नीति में शामिल है, कौन सा, जो सिंचाई प्रणाली होती हैं या जो भी प्रोजेक्ट होते हैं तो वो गवर्नमेंट की तरह इसको एक्सेप्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार की पंचामृत पहल के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य सही है। आपको ऑप्शन है गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता है जो 2030 तक 500 गीगावाट तक है। सेकंड स्टेटमेंट है हमारा अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को 50% पूरा करेगा। 2030 तक इसके अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 ट्रिलियन टन की कमी करें। और चौथा है हमारा 2030 तक इसकी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% तक कम करें। तो आपको ये बताना है कि हमारा कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। तो इसका जो राइट आंसर वो है हमारा सी, सॉरी एक तरह से वहाँ फ्लक्चुएट हो गई स्क्रीन, तो इसकी है जैसे कि जो सी इसका राइट आंसर है, ओके। तो यदि फ्रेंड्स आपने यदि अभी तक इसको लाइक नहीं किया तो इसको लाइक करें, कमेंट में यदि आपकी जो भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड जय हिंद।